वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। डियर स्टूडेंट, लेक्चरर कॉमर्स के लिए ये हमारा डेमो लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट का लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में मैं रैंडमली एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है ना, जो हमारे क्लासेस होंगी उसमें फिर मैं आपको टॉपिक वाइज है ना मैं सारे टॉपिक्स में कवर करवाऊँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बाबा अब हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज किया है वो ये है कि अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज इंक्रीजेज एवरी ईयर, डिक्रीजेज एवरी ईयर, या रिमेन कांस्टेंट, या नन ऑफ दिस। तो डेढ़ सीन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो ये सी है। ठीक है ना, रिमेन क्या है? वो सेम होता है। अब डेढ़ सीन देखो, हम एक सपोज करते हैं कि एक एसेट है। ठीक है ना, इसकी क्या है? वो 1 लाख क्या है? इसकी रुपीज़ है। ठीक है ना, इसकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है ना, इसको हमने एक्वायर किया 1 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, रेजिडुअल वैल्यू वो ज़ीरो है। ठीक है, और हम सपोज करते हैं कि ये कितने साल तक चलेगा? वो हम सपोज करते हैं कि ये 10 साल तक क्या इसकी यूज़फुल लाइफ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? हर साल डिप्रेशन अमाउंट कितनी रह जाएगी? 0 0 0। ठीक है ना, 10,000 रुपीज़ क्या होंगे? मतलब ये है, ये हमने डिप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, डिप्रिसिएशन की अमाउंट, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत। ठीक है, तो अब डिप्रिसिएशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, ये डिप्रिसिएशन की एक टाइप है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ना डिप्रिसिएशन की एक टाइप है, जिसके तहत डिप्रिसिएशन क्या होता है? ये साल फर्स्ट ईयर है। ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा? वो 10,000 रुपया होगा। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन क्या होता है? जो सेकेंड साल जो है ना डिप्रिसिएशन होगा ना उस मशीनरी के ऊपर जो हमने खरीदा है, वो क्या होगा? सेम रहेगा। ये चीज़ क्या होगी? सेम जो है ना क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। 10,000 रुपया क्या होंगे? वो हर साल क्या होंगे? अगले 10 साल तक क्या होगा? आपका डिप्रेशन की जो अमाउंट क्या होगी? वो सेम रहेगी। ठीक है ना, वो इसमें इंक्रीज़ आएगा ना इसमें डिक्रीज़ आएगा, बल्कि क्या होगा? जो भी पहले साल जितना डिप्रेशन होगा वो अगले साल जो है ना नेक्स्ट जितने भी 10 सालों तक वो सेम रहेगा। ठीक है ना, 10,000 ही जो ना आगे क्या होगा? वो चार्ज होगा हर साल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? जो डिप्रेशन होती है वो क्या होती है? वो रिमेन सेम होती है। ठीक है ना, वो ना इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है, बल्कि सेम ही क्या होती है? हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन की अमाउंट क्या होती है? वो चार्ज होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट है कि अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज इंक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, रिमेन सेम, या नन ऑफ अबाउट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है? ये एक डिप्रिसिएशन की एक जन एक क्या है? टाइप है। ठीक है, अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो डिप्रिसिएशन होती है ना, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, वो क्या हो जाती है? हर साल क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। ठीक है, आपने कोई एसेट लिए हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में क्या हो जाती है? जो स्टार्ट में क्या हो जाती है? डिप्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, ईच पासिंग ईयर के साथ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाती है? वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी जैसे एसेट ज़्यादा कंज्यूम होती है टाइम के साथ ही, तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाती है? वो डिक्रीज होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या आता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हमेशा सेम होती है हर साल, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत क्या हो जाती है? जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होती है, वो क्या होती है? हर साल क्या हो जाती है? वो अमाउंट डिक्रीज होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ये है, डिक्रीज एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मैंने उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल केस ऑफ एनओटी वेयर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो कंटिन्यूस फॉर एवर? ये कौन सा है? स्पेशल एनओटी है, ऑर्डिनरी एनओटी है, एनओटी ड्यू है, या परपेचुइटी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट? ये है परपेचुइटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो परपेचुइटी डियर स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आप कोई क्या करते हैं, आप जो है ना आपके पास कोई पैसे आते हैं, ठीक है ना, कोई कैश फ्लो आपकी आती हैं, ठीक है ना, और वो फॉर एवर आप क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं, यानी इसका कोई एंड डेट नहीं होता। ठीक है ना, इसका कोई एंड डेट नहीं होता। ठीक है, बल्कि आप वो अमाउंट क्या करते हैं? फॉर एवर आप क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं। ठीक है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना, अब इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं आप जो है ना वो इसका कोई एंड डेट नहीं है। ठीक है ना, वो आप क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है ना, फॉर एवर आप रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होती हैं? ऐसे क्या उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम परपेचुइटी, ऐसे कैश फ्लोज को हम जो कि फॉर एवर होती है उसको हम परपेचुइटी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने याद रखना कि जब भी फॉर एवर का वर्ड आएगा ना, कैश फ्लो फॉर एवर, ठीक है, जिसका कोई एंड डेट नहीं होता, नो एंड डेट। ठीक है, तो उस सूरत में इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे कैश फ्लोज को हम परपेचुइटी क्या होता है उनको कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर एनओटी। ठीक है, अगर कोई आप जो है ना कोई पेमेंट आप रिसीव करते हैं, ठीक है ना, कोई भी कैश फ्लो आप रिसीव करते हैं, और वो क्या हो
देयर सुन वो क्या है, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हो, ठीक है ना, एट एट एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है ना, कोई एंड ऑफ द पीरियड अगर आप कोई अमाउंट क्या करते हैं रिसीव करते हैं, ठीक है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे किए हैं और वो कोई इंटरेस्ट आप ले रहे हैं या कोई डिविडेंड आप ले रहे हैं, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो ऐसे पेमेंट को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, एन्युटी ड्यू है, ठीक है ना। अगर आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है ना, कोई डिविडेंड है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है, ठीक है ना, और वो क्या कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है ना, अगर आप उनको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सॉरी किसी भी पीरियड के बिगिनिंग में अगर आप उनको रिसीव करते हैं तो ऐसी पेमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उनको हम एन्युटी ड्यू कहा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है एन्युटी ड्यू क्या होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होती है, ठीक है, जो आप रिसीव करते हैं पेमेंट। और ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, जो आप एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होते हैं, जो आप रिसीव करते हैं उसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा ये परपेचुएट किया है, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर आप कोई पेमेंट फॉर एवर के लिए रिसीव करते हैं, इसका कोई एंड डेट नहीं होता, तो ऐसी पेमेंट को हम परपेचुइटी कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है कि क्विक रेशो, ठीक है, क्विक रेशो इज आल्सो नोन एज करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो या कैश रेशो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो ये है, बी है, ठीक है ना। इसको एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं, ठीक है। क्विक रेशो के कई नाम है, ठीक है, तो आप याद रखिए। क्विक रेशो को एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं और इसको लिक्विडिटी रेशो भी कहा जाता है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ किस्म के नाम है, लिक्विडिटी रेशो बी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये किस लिए चेक की जाती हैं, ये किस लिए कैलकुलेट की जाती है कि एक कंपनी की शॉर्ट टर्म क्या होता है, ये आपने याद रखना है, ये भी हमसे क्यों होता है आपका। शॉर्ट टर्म क्या है, उनकी डेट पेइंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कि कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि अपने शॉर्ट टर्म क्या है, डेट पेइंग एबिलिटी, कि कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म इनकी जो लाइबिलिटीज़ है उनको पे अप कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो इसलिए किसी भी कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कि इसके जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, क्या कंपनी के पास इतने एसेट है कि अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके, तो इसके लिए ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या, ये रेशो क्या होती है, वो बेसिकली कैलकुलेट की जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इनके तीन नाम आपने याद रखा, क्विक रेशो भी कहते हैं, एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं, इसको लिक्विडिटी रेशो भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, एक तो ये तो मैंने बता दी कि शॉर्ट टर्म डेट पेइंग लायबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। और एक ये होता है लिवरेज रेशो होता है, ये भी मैं साथ बता दूँ, ठीक है ना। एक होता है लिवरेज रेशो, ठीक है ना, ये भी एक अलग रेशो है, ठीक है ना। रेशो की टाइप्स है मुख्तलिफ किस्म की। तो लेवरेज रेशो क्या होती है, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म क्या होती है, लेवरेज रेशो कंपनी की लॉन्ग टर्म क्या है, डेट पेइंग एबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, डेट पेइंग एबिलिटी को चेक करने के लिए ये बेसिकली क्या होती है, कैलकुलेट की जाती है। ये हम क्लासेज में डिटेल के साथ इनके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म डेट पेइंग लायबिलिटी किसके थ्रू चेक की जाती है, वो लिक्विडिटी रेशो या क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो की चेक की जाती है। जबकि किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट पेइंग लायबिलिटी किसके थ्रू चेक की जाती है, लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी किसके थ्रू चेक की जाती है, वो लिवरेज रेशो के थ्रू क्या होती है, इनके थ्रू चेक की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या डियर स्टूडेंट क्या हुए, आपके एमसीक्यूज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन लैंडलॉर्ड्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्टर या कॉर्पोरेशन, या इसको कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है कॉर्पोरेशन, ठीक है। डियर क्या होता है आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, ये कंपनी की इनकम के ऊपर क्या होती है, जो टैक्स लगती है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, इसका रेट क्या है डियर, वो 29% है, ठीक है। यानी एक कंपनी साल के दौरान जितना भी इनकम कमाती है वो उन इनकम का 29% क्या होगा, उनको जो ना उनको टैक्स के तौर पर जो ना हुकूमत को देना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होते हैं, वो कंपनी की इनकम के ऊपर क्या होती है, वो टैक्स लगती है, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है और ये कंपनी की इनकम के ऊपर लगती है। और वो रेट कौन सा है, वो 29% है, ये लेटेस्ट डेटा मैंने शेयर किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स किसके ऊपर लगती है, वो कंपनी की इनकम के ऊपर लगती है, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, ठीक है, कौन सा इदारा इसको इशू करता है, ठीक है। तो पहला है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बोर्ड या इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो डी है। ठीक है ना, इंटरनेशनल, ठीक है ना, इसको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये बेसिकली क्या करते हैं, उनको इशू करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा? वो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करती है इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। अब क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट इज नोन एज एजेंसी प्रॉब्लम, शेयर होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? डेशन को एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। अब डेशन क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या होती है, उनको शेयर होल्डर क्या करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, अब शेयर होल्डर के लिए, सॉरी, मैनेजमेंट के लिए लाजमी है कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करे, उनको जो है ना वो प्रोटेक्ट करे। लेकिन बार बार क्या होता है कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को डेशन क्या होता है, इस प्रॉब्लम को एजेंसी प्रॉब्लम जो है उनको कहा जाता है। ठीक है डेशन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एजेंसी प्रॉब्लम। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, टू एडजस्ट फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टू नेट नेशनल प्रोडक्ट वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन, वी डिडक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वी डिडक्ट सब्सिडीज या वी एड जो है ना वो इन्फ्लेशन। ठीक है डेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेशन क्या है? वो है डिप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं। ठीक है डेशन, तो इसमें याद रखें कि जब भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें से जब आप क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन जब माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से जब डिप्रेशन एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डिडक्ट डिप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स से मैंने उठाया हुआ है। अब ये दूसरा है, ये इकोनॉमिक्स से मैंने उठाया हुआ है एमसीक्यू। डैश इज द रेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंजेस इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। ठीक है, देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या आर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा डेशन? ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है डेशन, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है? ये बताती है कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चेंज क्या करता है, ये मेजर करता है, ये कंज्यूमर की इनकम जब वो इसमें जो चेंज आता है तो इसकी तो साथ क्या होगा, पैरेलल में इसकी डिमांड में कितना क्या होगा, वो चेंज आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका ये बेसिकली क्या करता है, वो मेजर करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शेयर होल्डर वेल्थ इन अ फर्म एज इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म, the amount of salary paid to employee, market price per share of firm's common stock, या all of the above। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि ये जो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपको मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक है, वो उनको क्या करता है, ये उनका वेल्थ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर क्या है, एक फर्म है, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि इनकी जो ना क्या है, कॉमन शेयर कितने हैं, 1000 है। ठीक है ना, 1000 क्या है, कॉमन शेयर है। ठीक है, और एक शेयर की जो है ना क्या है, वो कीमत क्या है, वो क्या है, 100 रुपीज़ है। ठीक है ना, एक शेयर की कॉमन जो है, सॉरी, एक जो शेयर है इसकी जो ना मार्केट प्राइस, ठीक है ना, वो क्या है, वो 100 रुपीज़ है, और टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर कितने हैं, वो 1000 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, $100 हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये है मार्केट प्राइस है। ठीक है, सपोज करते हैं हम, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 100,000 10,000 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल क्या है, कि शेयर होल्डर की जो टोटल वेल्थ है वो कितनी आ गई है हमारे पास, वो हमारे पास आ गई है 1,00,000 क्या है, वो डॉलर हमारे पास क्या आ गई, उनकी वर्थ आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी आप क्या करते हैं, शेयर होल्डर का वेल्थ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि जब भी आप मार्केट प्राइस
और उनकी जो कॉमन शेयर है जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे जो वैल्यू आएगी, ये क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करता है, बेसिकली ये इनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, उस फर्म की जो है ना शेयर होल्डर की टोटल वेल्थ कितनी हुई, वो $1,00,000 क्या हुई, वो इनकी वेल्थ हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका कुछ सी क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक। MCQs है वो, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट एट द एंड ऑफ द ईच स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, बोथ ए एंड बी आर डी नॉन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पेसिफाइड डेट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमेशा याद रखो कि हमेशा एक स्पेसिफाइड जो डेट होता है उसके ऊपर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, वो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, आपने बैलेंस शीट अब आप प्रिपेयर करें, देखो आप ऊपर कंपनी का जो है ना वो नाम लिखते हैं। ठीक है ना, और पिछले आप लिखते हैं एज ऑन, आप लिखते हैं एज ऑन दिसंबर 31, 2023। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, आप एक स्पेसिफाइड डेट क्या करते हैं यहाँ पर, जब भी आप क्या करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट आप लिखते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह आप क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये चीज़ें लिखते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर नीचे क्या कहते हैं, उनको स्पेसिफाइड डेट लिखते हैं, एज ऑन दिसंबर 31, 2023, एज ऑन नवंबर 31, 2023। ठीक है, तो आप स्पेसिफाइड वहाँ पर डेट लिखते हैं कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं स्पेसिफाइड डेट के ऊपर आप क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो ये है, स्पेसिफाइड डेट है। ठीक है, अच्छा डियर, इसके अलावा क्या होता है, जो आपका इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, वो भी मैं साथ बता देता हूँ। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाती है, वो एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए क्या होती है, वो बनती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए क्या होती है, बेसिकली वो बनती है। ठीक है, आपने जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो आप ऊपर क्या लिखते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, और फिर आप यहाँ पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 2023। ठीक है, यानी क्या है, ये पूरे 12 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसका आप क्या करते हैं, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, और फिर नीचे क्या लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होता है, वो स्पेसिफाइड डेट के ऊपर प्रिपेयर की जाती है, ये आपका MCQs है। और जो इनकम स्टेटमेंट है ये एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए क्या होती है, वो बनती है। ठीक है, वो ड्यूरेशन क्या होती है, 6 मंथ का भी हो सकता है, वो 3 जो है मंथ का भी हो सकता है, वो 1 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात है। और क्या होता है, ये ड्यूरेशन के लिए होती है इनकम स्टेटमेंट बनती है, और बैलेंस शीट क्या होती है, वो स्पेसिफाइड डेट के ऊपर क्या होती है, वो बनती है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस दोनों याद रखने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि एक्रूड एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड एज एसेट्स ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज, गेन या इनकम। ठीक है डियर, तो आपको डियर जो एक्रूड एक्सपेंसेस है वो क्या है, बेसिकली क्या है, वो लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, अब एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होती है, वो जो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कंपनी ने इनकर्ड कर चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए। ठीक है, उसको एक्रूड एक्सपेंसेस कहा जाता है, यानी वो एक्सपेंसेस जो कि कंपनी क्या है वो कर चुके हैं। ठीक है ना, वो कर चुके हैं लेकिन अभी तक क्या किए हैं कंपनी ने, अभी तक अदा नहीं किए हैं। ठीक है ना, अदा नहीं किए हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे, एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है, कंपनी ने 1 तारीख को, ठीक है ना, फर्स्ट डेट को कोई जो है ना क्या कि बंदे को हायर किया है। ठीक है ना, और ये क्या है 31 तक। ठीक है, और वो कंपनी क्या करती हैं, वो हर महीने के 5 तारीख को जाके क्या करते हैं, वो पेमेंट करती है। ठीक है, जो भी बंदे को इसने हायर किया है, तो पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक क्या किया कंपनी ने, उससे काम लिए उस बंदे से। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या उसकी जो तनख्वाह जो बन रही थी वो क्या थी, वो 40,000 रुपये बन रही थी। ठीक है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। तो अब क्या करेगा, जब वो 30 तारीख को क्या करेगा, कंपनी अपना रिकॉर्ड लिखेगा ना इस मंथ के एंड में, जो अपना क्लोजिंग करेगा। ठीक है, तो उस सूरत में यहाँ पर जो 40,000 क्या लिखेगा, उनको एक्रूड एक्सपेंसेस लिखेगा। ठीक है ना, कि ये कंपनी के लिए क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी कंपनी ने वो एक्सपेंसेस कर तो चुके हैं लेकिन अभी तक उनको पे नहीं की है। ठीक है, तो क्या करेगा, वो आगे जाके 5 तारीख को क्या करेगा, वो फिर पे करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ पर क्या करेगा, 31 तारीख को जब वो अपना अकाउंट्स जो है ना वो अपना एंट्री करेगा, तो वो उसको ऐसे एंट्री करेगा। देखो यहाँ पर वो क्या वो कहेगा कि वेजेस, ठीक है ना, वेजेस हम लिखते हैं। ठीक है ना, वेजेस एक्सपेंसेस। ठीक है ना, और ये क्या है, वेजेस पेएबल। ठीक है ना, ये उनकी क्या करेगा, बेसिकली इनकी एंट्री क्या करेगा। ठीक है, ये इनकी एंट्री है। ठीक है ना, 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर को,
तो अभी तक क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये 40,000 क्या है वो 30 तारीख को कंपनी के लिए क्या है ये एक्रूड एक्सपेंसेस है, यानी कंपनी ने इंकर तो की हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए, वो आगे जाके 5 तारीख को पे करेगा। लेकिन 31 तारीख तक कंपनी के लिए क्या है, ये जो 40,000 क्या है ये कंपनी के लिए एक्रूड एक्सपेंसेस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सुनिए हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, वो ये है कि डिस्काउंट अलाउड इज इनकम ऑफ द बिजनेस है, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है, गेन ऑफ द बिजनेस है, या नन ऑफ दिस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डियर सुन क्या है, डिस्काउंट अलाउड क्या है ये बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसे डियर स्टूडेंट, अच्छा डिस्काउंट अलाउड क्या होता है डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये जो सेलर होता है ना, सेलर होता है ये आपको क्या करते हैं, प्राइस में रिडक्शन आपको क्या करता है वो दे देता है। ठीक है ना, यानी रिडक्शन क्या करते हैं उनको दे देता है, यानी क्या होता है, बायर क्या करता है, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ ख़रीदता है या उनको जल्दी पेमेंट करता है, या सेलर ने कोई प्रमोशन कोई चीज़ जो है ना वो लगाई हुई है, ठीक है, वो प्राइस में रिडक्शन दे रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है बेसिकली ये डिस्काउंट अलाउड किया है, बेसिकली एक रिडक्शन इन प्राइस है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि आपको सेलर क्या करता है वो अपना बायर को क्या करता है वो देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर क्या आपने क्या किया, कोई 10,000 रुपये की कीजिए ना, आपने कोई चीज़ सेल कर दी है, किसके ऊपर, उधार के ऊपर क्या किया आपने सेल कर दी है। ठीक है, तो अब क्या इसकी वो एंट्री कैसे होगी, अकाउंट रिसीवेबल सेलर के लिए, सेलर क्या करेगा, आप एंट्री पास करेगा, इसने कोई चीज़ उधार पे कोई चीज़ बेची है 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब वो क्या करेगा, 10,000 क्या करेगा इसकी एंट्री पास करेगा। ठीक है ना, और क्या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, ठीक है 10,000। अब डिस्कशन क्या करते हैं, सेलर क्या करता है वो, और सेलर बायर को कहते हैं कि अगर आपने मुझे जल्दी पेमेंट की है ना, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं कुछ प्राइस में रिडक्शन आपको क्या ना क्या करूँगा वो दे दूँगा। वो उसे कहते हैं कि मैं आपको जाना क्या करूँगा, ये 10,000 है, मैं आपको 1,000 रुपये क्या करूँगा प्राइस में रिडक्शन मैं क्या करूँगा वो दे दूँगा, अगर आपने मुझे 15 दिन के अंदर आपने मुझे पेमेंट कर दी है। ठीक है, सेलर बायर को कहते हैं। अब सपोज करते हैं बायर ने क्या किया है, बायर ने वो 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट कर दिया है, तो अब क्या करेगा, इसकी एंट्री अब सेलर कैसे पास करेगा। ठीक है, अब डिस्कशन क्या करेगा, अब क्या करेगा, कैश क्या करेगा उसमें से, चूंकि इसने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी है ना, तो ये बेसिकली 1,000 रुपये क्या वो इसने रिडक्शन दी है सेलर ने। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो कितने अमाउंट रिसीव करेगा, वो 10,000 रिसीव नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो इसमें से 9,000 क्या करेगा वो रुपीज़ क्या करेगा वो रिसीव करेगा, और बाकी क्या करेगा वो लिखेगा, बाकी क्या वो लिखेगा डिस्काउंट अलाउड, वो क्या करेगा वो यहाँ पर लिखेगा। ठीक है ना, डेबिट, कैश भी डेबिट होगा क्योंकि उनके पास कैश आ गया है, और डिस्काउंट अलाउड किया, ये उनका बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया है, तो वो कितने का आ गया, इसने कितने का डिस्काउंट दिया है, 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, और बाकी क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, जो उसने उधार पे जाना बेचा था, अब अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा वो डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, ये टू क्या होगा, टू अकाउंट रिसीवेबल, कितने से जाना वो रिड्यूस होगा, कितने से रिड्यूस होगा वो, 1,000 से क्या होगा, 10,000 रुपये से क्या होगा वो अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी फिर क्या करेगा वो, इनकी ये एंट्री क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, ये इनको पास करेगा। ठीक है, कैश इनके पास 9,000 रुपये आ गया। ठीक है, सॉरी ये मैंने 90,000 लिख दिया, ये 9,000 है। ठीक है ना, ये 9,000 रुपीज़ है। ठीक है, 9,000 रुपये इनके पास कैश आ गया, डिस्काउंट अलाउड इसने 1,000 रुपये इसने डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, जो कि उस सेलर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, कैश भी डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस आपको इंक्रीज होता है तो आपको पता है कि वो डेबिट होता है। और फिर क्या होगा, टू अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि इसका अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया। ठीक है, वो कितना हो गया, 10,000 रुपये से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो बेसिकली ये इसकी एंट्री पास करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड क्या है, बेसिकली ये सेलर के लिए क्या है, ये एक एक्सपेंस है। तो डियर स्टूडेंट ये जो 1,000 रुपये जो इसने रिडक्शन दी है ना, ये सेलर के लिए क्या है, बेसिकली डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, उनके लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, और उनके लिए क्या है, एक्सपेंस है। जबकि ये जो अमाउंट है ना, बायर के लिए क्या है, इसको हम कहेंगे ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, बायर के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, और उनके लिए बेसिकली ये क्या है, एक रेवेन्यू है। ठीक है, ये जो 1,000 रुपये इसने रिडक्शन दी है, ये बायर के लिए क्या होगा, ये इसको हम कहेंगे बायर के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, ये बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, और बायर के लिए क्या है, ये एक रेवेन्यू होगा। ठीक है, जबकि सेलर के लिए क्या है, ये जो 1,000 रुपये जो इसने रिडक्शन दी है प्राइस में, ये बेसिकली क्या है, बायर के लिए ये डिस्काउंट अलाउड होगा, और ये इनके लिए क्या है, बायर के लिए क्या है, ये एक्सपेंस होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
डे स्टूडेंट सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।